तो ठीक है, कल अपन स्टोक्स थ्योरम के बारे में जो है जाने थे कि ग्रीन्स थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ चेक करते हैं। ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई किए थे तो हम देखे थे ना, कुछ कुछ क्लोज कर्व होना चाहिए, पीस वाइज स्मूथ होना चाहिए, कुछ कुछ पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसे ही स्टोक्स थ्योरम में देखे थे। अब उस स्टोक्स थ्योरम को इस वाले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे कि ओपन सरफेस हो मतलब रिक्वायरमेंट होती है, क्लोज सरफेस कैसे रिक्वायरमेंट होती है, और कर्व जो एनक्लोज करता है वो वाला एनक्लोज कर्व जो है वो कैसे सरफेस को ओपन सरफेस क्लोज सरफेस बनाता है, वो सब देखते हैं अभी इस वाले प्रॉब्लम के थ्रू। तो इसमें बोला है कि स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना है इस वाले वेक्टर फील्ड पे, और सरफेस दी हुई है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 16। वो क्या है, स्पेयर की इक्वेशन है रेडियस 4 का, लेकिन उसने बोला है कि जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसको ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे ज़रा किस तरह की ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस है वो। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं स्टोक्स थ्योरम क्या होती है। तो स्टोक्स थ्योरम के बारे में जो स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि जो है वेक्टर, कोई एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, उस वेक्टर फील्ड में वेक्टर फील्ड जो दिया हुआ है उसके जो ये वाले जो फंक्शंस है, ये वाले सारे फंक्शंस कंटिन्यूस होने चाहिए और उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस, और साथ में एस जो है वो क्या है, कोई स्मूथ करो स्मूथ सरफेस हो या पीस वाइज स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हम जो है जो लाइन इस सरफेस को एनक्लोज करने वाला कर्व जो है उसके अलोंग लाइन इंटीग्रल जो है उसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं जरा क्या है उसका मतलब। तो स्टोक्स थ्योरम में क्या होता है कि वो जो कोई सरफेस एस है ना, उसको एनक्लोज कर रहा है कोई कर्व सी। ठीक है, कोई भी सरफेस एस है उसको वो विच इज़ एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व सी, तो इस कर्व के अलोंग जो है वो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे ना, उस लाइन इंटीग्रल को हम स्टोक्स थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डबल इंटीग्रल है ये, तो किस सरफेस पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। ठीक है, ये होती है स्टोक्स थ्योरम। अब ये वाली जो थ्योरम है इसमें अलग अलग टर्म्स को समझ लेते हैं। तो लाइन इंटीग्रल जो है वो क्लोज है, और एफ वेक्टर दिया हुआ है, एफ वेक्टर में वही सेम उसके एफ वेक्टर भी तो आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में होगा, तो उसके वो जो दिए हुए होंगे ना ये कोई वाले कोएफिशिएंट वो कंटिन्यूस और उनके फर्स्ट और पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस दिए हुए होंगे। तो ये वाला लाइन इंटीग्रल जो है इस कर्व के अलोंग कैलकुलेट करना है, तो वो इस सरफेस इंटीग्रल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सरफेस इंटीग्रल के अंदर क्या क्या चीज़ देखनी होती है कि ये वाला जो वेक्टर फील्ड है ना एफ, ये वाला वेक्टर फील्ड कंटिन्यूस होना चाहिए, साथ में इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, और साथ में ये सरफेस जो दी हुई होती है, ये सरफेस जो है ये ओपन सरफेस होती है। ठीक है, ये याद रखना, ये एस जो होता है इसमें ओपन सरफेस होता है, क्योंकि कोई भी सरफेस जो जैसे स्पेयर है, स्पेयर क्या है, एक कम्प्लीटली क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो इस कम्प्लीटली क्लोज सरफेस है, तो इसको तो एनक्लोज करने वाला करो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं ना कि कौन सा करो, ये वाला करो एनक्लोज कर रहा है कि ये वाला करो एनक्लोज कर रहा है, कि ये डिसाइड नहीं कर सकते इसमें। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे जो सरफेस की जरूरत पड़ेगी ना, अगर लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन, तो वो सरफेस ओपन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लो जैसे इस स्पेयर को हेमी स्पेयर ले लेता हूँ आधा खुला हुआ, तब हम बोल सकते हैं कि अब ये जो पूरी सरफेस एस है ना, ये करोड़ वाली, ये किसी इस वाले करो, ये वाला जो करो दिया हुआ है इस करो से एनक्लोज्ड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ओपन सरफेस का मतलब उसके किसी भी सरफेस को अंदर से बाहर तक ट्रेवर्स करोगे तो आपको इस क्लोज करो वाले एरिया के अंदर, क्लोज करो वाले एरिया के अंदर से जाना पड़ेगा मतलब। तो ये वाली जो सरफेस है हेमीस्फेयर की, वो इस वाले करो से बाउंडेड है, तो ये वाली एक ओपन सरफेस है। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम में जो सरफेस हमको चाहिए वो ओपन सरफेस होनी चाहिए। अभी इसीलिए देखना आप डाइवर्जेंस थ्योरम हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए जो है सरफेस हमको क्लोज सरफेस चाहिए होती है। जैसे हम जो है वो क्यूबॉइड पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे फेमस जो डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्यूबॉइड पे ही उसको कैलकुलेट करते हैं। क्यूबॉइड क्या है, क्लोज सरफेस है, इसमें भी हम इसमें बहुत सारे करो हैं। ठीक है, जो इसको एनक्लोज कर रहे हैं, तो कोई यूनिक करो तो है नहीं। ठीक है, तो ये वाली क्लोज सरफेस पे कभी भी जो है ये वाला इंटीग्रल हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ओपन सरफेस चाहिए एक। तो एस ओपन सरफेस हो गया, ये हो गया। ये क्या होता है, सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और डीएस क्या होता है, इस वाली सरफेस का एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स इनमें से किसी के ऊपर भी प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसको अभी कैलकुलेट करेंगे। अब मतलब ये सिंपल डबल इंटीग्रल जो है वही है। अब एक बार इसकी ये वाली साइड कैलकुलेट करके देखेंगे अपन। ठीक है, ये वाली साइड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर लाइन इंटीग्रल, पहले वाली लाइन इंटीग्रल वाली साइड ही कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन पहले वो सरफेस तो देखना पड़ेगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है ये वाला दे रखा है हमें,
अरे चल ले भाई, ठीक है। ये एक्स वाई और ये जेड। अब ये वाला जो सरफेस है ना पूरा, इसको भी ना छोड़ दो एक बार जेड ग्रेटर, तो ये वाला पूरा ऐसे स्पेयर बनेगा, है ना, पूरा 3D के अंदर। लेकिन इसने बोला कि जेड ग्रेटर देन जीरो के लिए ये सरफेस चाहिए इसको, जेड ग्रेटर देन जीरो ये इसके ऊपर है, मतलब इधर नीचे में क्या था, जेड नहीं, मतलब नीचे वाला जो हेमी स्पेयर है ना उसको हटा देना है, क्योंकि पूरा हेमी स्पेयर होगा तो क्लोज सरफेस हो जाएगी ना, क्लोज सरफेस होगी तो स्टोक्स थ्योरम लगेगी नहीं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16, इसका एक्स वाई, ये वाला कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है ना, तो एक्स वाई प्लेन में क्या बनेगा, जेड जीरो करो तो 4 रेडियस का सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये 4 रेडियस का इस तरह का एक सर्कल बनेगा, और ये पूरा जेड स्क्वायर जेड ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ये स्पेयर कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब ये स्पेयर इस तरह का बना है, तो अब ये ओपन सरफेस है कि क्लोज सरफेस है, पहले तो ये डिसाइड करो, क्योंकि उसके लिए हमको ओपन सरफेस चाहिए। तो ओपन सरफेस है, इसके किसी भी अंदर के और बाहर के सारे पॉइंट्स को जो है वो आप इस सरफेस के अंदर से जाके ट्रेवर्स कर सकते हो, सारे पॉइंट्स को, है ना, अंदर के और बाहर के। तो ये ओपन सरफेस हो गया, ओपन सरफेस हो गया। तो अब स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है कि आप जो है इस वाले लाइन इंटीग्रल को इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग, ये वाला जो क्लोज, ये सर्कल एनक्लोज कर रखा है ना इस सरफेस को, ये वाला लाइन इंटीग्रल इस सरफेस इंटीग्रल से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला, अब इसमें ये जो सरफेस होती है, अब मान लो जैसे इसने बोलता, मान लो ये सीधा लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए देता और सरफेस नहीं देता हमको, ठीक है, तब हम जो है वो वाला प्रॉब्लम तब देखिए। मान लो अब ये हमको बोल देता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जो है सर्कल, कोई मतलब एक सर्कल दे रखा है, इसके अलोंग लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है इस वाले वेक्टर का, तब हम जो है वो सरफेस, इसको मान लो स्टोक्स थ्योरम लगा के इसको कैलकुलेट करना होता, तब हम सरफेस जो है वो यहाँ पे वो उसको सरफेस को चूज करने के लिए हम फ्री है स्टोक्स थ्योरम में। ये सरफेस आप इस तरीके से अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हो, बस कंडीशन ये है कि वो सरफेस जो है ना वो इस कर्व सी से एनक्लोज्ड होनी चाहिए, बस वो एक कंडीशन है। उसके बाद आप इसको हेमिस्फीयर चुनो, आप इसको चाहे कोन चुनो, आप इसको चाहे पैराबोलॉइड चुनो, जैसा जैसा चुनना है वैसा चुनो, बस कंडीशन है कि ये कर्व जो है वो एलेट नहीं होना चाहिए, एनक्लोज्ड कर्व, वो इसी कर्व के द्वारा एनक्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एस हमको सरफेस मिल गया, कर्व सी दिया हुआ है, तो एफ डॉट डी आर एक बार कैलकुलेट, लाइन इंटीग्रल इसके अलोंग कैलकुलेट करेंगे, ये सर्कल है ना, तो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला जो सर्कल होगा एक्स वाई प्लेन में, ये कैसे दिखेगा एक्स वाई प्लेन, ये हमको एक्स वाई प्लेन में दिखेगा इस तरह का, ये एक्स और ये वाई, इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब एक 4 रेडियस का सर्कल दिखेगा ये कुछ इस तरह का, और साथ में ये कर्व जो एनक्लोज्ड कर्व है उसका ओरिएंटेशन ये काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमको इस कर्व के अलोंग कैलकुलेट करना है, कर्व के अलोंग कैलकुलेट करना है, तो एक्स क्या लेंगे, आर को एक्स जो लेंगे इसमें लाइन इंटीग्रल को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्स को क्या लेंगे, एक्स जो है वो देखो कर्व के ऊपर है, पूरे एरिया के ऊपर नहीं है, तो वो 4 cos थीटा, वाई क्या होगा 4 sin थीटा, ठीक है, 4 cos थीटा 4 sin थीटा उसमें पुट कर दो, और ये डी आर क्या होता है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ठीक है। तो ये वाला इंटीग्रल बनेगा हमारे पास 3 × 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, ठीक है, और साथ में होगा डी एक्स। अब डी एक्स क्या है, 4x क्या है 4 cos थीटा, डी एक्स क्या होगा माइनस का 4 sin थीटा, 4 sin थीटा डी थीटा, इसके बाहर माइनस, ये तो एक टर्म मिली है अभी, है ना, और दूसरी टर्म क्या होगी माइनस का 2y जेड स्क्वायर, इसको ऐसे कर लेते हैं माइनस का 2y जेड स्क्वायर, और y और z को जो है इसमें से पुट कर लेंगे। अब अच्छा z क्या होगा उसमें 0, तो z इसमें 0 है, तो ये वाला इंटीग्रल तो 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना, इसके साथ में dy होगा, इसके साथ में dz होगा, तो z ही 0 है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन लिया है, तो ये वाले दोनों इंटीग्रल क्या हो जाएंगे 0। तो ये वाला लाइन इंटीग्रल सिंपल ये वाला रह गया। अब इसमें लिमिट जो लगानी है थीटा की, थीटा क्या है 0 से 2 पाई, थीटा इसमें 0 से 2 पाई है ना। अब लगाओ ज़रा 0 से 2 पाई, ये माइनस बाहर है, 12 cos थीटा साइन थीटा, 12 cos थीटा साइन थीटा, और सॉरी 12 नहीं, 12 तो ये और 4 ये 48, साथ में डी थीटा और प्लस ये 16 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी लिमिट 0 से 2 पाई।
अब वो ये वाले साइन और कोस का कॉम्बिनेशन और लिमिट 0 से 2 पाई में हो, तो ये वाला मैंने सोल्व करना बताया था पहले, वालिस थ्योरम अप्लाई करके। पहले 0 से पाई/2 में लाना पड़ेगा इसको। 0 से पाई/2 में लाते हैं तो कैसे करते हैं, माइनस का 48 बाहर, तो पहले 0 से पाई में लेके आएंगे। 0 से पाई में लेके आएंगे तो ये लिखो प्लस इसका नेगेटिव, इसका a + b - x लिखेंगे। तो कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस a + b 2 पाई माइनस थीटा, तो कोस 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो कोस थीटा ही रहेगा, और साइन 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। तो ये वाला इंटीग्रल में जो है ये माइनस का साइन थीटा आएगा यहाँ, और साथ में डी थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला इंटीग्रल तो 0 हो गया, ठीक है। अब ये वाला इंटीग्रल देखो ज़रा, 0 से 2 पाई में 16 sin² थीटा डी थीटा, ठीक है। 16 sin² थीटा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो इवन फंक्शन है, 2 पाई माइनस भी करोगे तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 16 टाइम्स, एक बार हाफ लिमिट करेंगे तो 2 बाहर आएगा, दूसरी तो 0 से पाई हो जाएगी, फिर से पाई/2 में लाना है ना, वालीज लगाने हैं, तो फिर से एक बार हाफ करेंगे तो पाई/, अब ये इंटीग्रेशन बन गया 0 से पाई/2 टाइम्स sin² थीटा डी थीटा। तो ये कितना हुआ 64 टाइम्स, ये वालिस थ्योरम कैसे लगाते हैं, 2 - 1 लास्ट पॉजिटिव यही रहेगा, फिर 2 देन 2 - 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, लास्ट पॉजिटिव पे रुक जाना, और ये इवन है तो पाई/2। तो ये वाला साइड कितना आया 64 × पाई/4 कितना हुआ 16 पाई। तो ये वाला साइड आया 16 पाई, अब ये वाली साइड भी 16 पाई आनी चाहिए, ठीक है। इसका काम तो हो गया, लाइन इंटीग्रल के अलोंग तो कैलकुलेट कर लिया। अब ये वाला लाइन इंटीग्रल जो है स्टोक्स थ्योरम बोलती है कि डेल क्रॉस एफ वाला सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि ये सरफेस एस जो है वो आपको पता है, और एस जो है वो आप अपनी मर्जी से कोई भी चुन सकते हो। वो हालांकि यहाँ पे दे दिया कि हेमिस्फीयर है, अगर मान लो लाइन इंटीग्रल सिंपली दे देता तो भी इसको स्टोक्स थ्योरम से कर सकते थे, ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है ना, ये भी उसमें सरफेस ध्यान रखना, यहाँ पे सरफेस वाला दिया हो तभी स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लाइन इंटीग्रल को भी स्टोक्स थ्योरम से सोल्व कर सकते हो, कंडीशन ये है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल होना चाहिए, और साथ में सरफेस जो है वो आप ऐसी चूज करो कि वो डबल इंटीग्रल कैलकुलेट हो पाए। सरफेस चूज करने के लिए स्टोक्स थ्योरम में ध्यान रखना ओपन हो, एज लॉन्ग एज ये सी वाला कर्व जो है वो उस सरफेस को एनक्लोज कर रखा हो, बस ये लिमिट वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अब इसका राइट हैंड साइड देखते हैं ज़रा एक बार। राइट हैंड साइड में क्या है, वो डेल क्रॉस वी चाहिए हमको, तो डेल क्रॉस वी कैसे निकालेंगे, कर्ल कैलकुलेट कर लो इसका, डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड, 3x - y माइनस का 2yz² और माइनस का 2y²z, ठीक है। ये क्या आएगा आई कैप, इसके साथ में करो ज़रा y के रिस्पेक्टिव माइनस का 4yz, और ये वाला कितना होगा प्लस z करेंगे तो 4yz 4yz हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल, ठीक है। फिर j कैप वाला लेंगे, माइनस j कैप लिया, इसका इसके साथ में 0, इसका इसके साथ में 0, प्लस k कैप लेंगे, k कैप के साथ में क्या आएगा, ये वाला छुपा हुआ, ये वाला आएगा -1। अच्छा k कैप वाला लेंगे ना, तो पहले इसका साथ वाला, तो ये वाला तो 0 हो गया, और ये वाला कितना आएगा -1, तो ये बनेगा 0 - -1। तो हमारे पास डेल क्रॉस वी जो है वो आ गया k कैप। अब डाल दो उसको, अब एन कैप चाहिए, एन कैप होता है उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर, सरफेस यहाँ दी हुई है, तो सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट टाइप से, इस पर नॉर्मल वेक्टर चाहिए ना एन कैप, तो एन कैप चाहिए। एन कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेड एफ निकालो, किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर कौन देता है, ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट निकालो इसका, तो ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या आएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। अच्छा ग्रेडियंट में एक बार पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है, डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप, और इसमें ये पूरा फंक्शन डाल दो लेवल सरफेस बना के इसको, तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस 16। अब इसको डालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, और इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड की कैप चाहिए उधर में,
तो कैप करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये हो गया एन कैप। तो एन कैप इधर से क्या मिला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। तो ये वाले का जो है ये वाले का अब देखो डबल इंटीग्रल में डेल क्रॉस ऐप का एन कैप के साथ में होगा, तो ये जो सरफेस इंटीग्रल बनेगा डेल क्रॉस ऐप क्या है के कैप उसके कैप का उसके साथ में लेंगे तो ये आएगा z/4 और साथ में बना ds। ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है इस सरफेस के ऊपर। अब इसमें ds जो लेते हैं वो ds कुछ नहीं, वो जो डबल इंटीग्रल में हम dA लिखते थे ना वो dA ही है ये, ठीक है। तो वो ds निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस सरफेस का प्रोजेक्शन लेंगे, किस पे लेंगे इस वाले पे। अभी इस सरफेस का इसमें प्रोजेक्शन इस वाली सरफेस का प्रोजेक्शन ऐसे वाले लोग ताकि इंटीग्रल जो है ये वाला कैलकुलेट हो। तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो सबसे आसान वाला प्रोजेक्शन जो है वो XY प्लेन पे होगा। XY प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये सर्कल से बाउंडेड रीजन होगा, ध्यान रखना। ये सरफेस है ना, ये पूरी सरफेस जो है इसको टॉप व्यू से देखो, टॉप व्यू से देखोगे तो क्या होगा ये सर्कल में दिखेगी ना ऐसे। ये कितना होगा 4 रेडियस का सर्कल, इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये वाला ये x ये y, एक्स वाई प्लेन में कुछ ये वाला दिखेगा। अब x और y को यहाँ पे क्या ले लेंगे एक बार में, तो z को पहले तो भगाना पड़ेगा, यहाँ पे z आ रखा है ना। तो ds क्या होगा dx dy, मतलब इसी इंटीग्रल को लिख दे रहा हूँ मैं आगे फिर से 1/4 z टाइम्स ds क्या है dx वो dy, क्यों क्योंकि xy प्लेन में प्रोजेक्शन लिया है मैंने। अब उसका आता है n कैप डॉट k कैप, तो n कैप क्या है ये, और इसका प्रोजेक्शन अगर xy प्लेन पे लिया है तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में आएगा k कैप के साथ में, तो ये z/4 नीचे भी आ जाएगा, ठीक है n कैप डॉट k कैप। तो ये वाला आ गया। अब ये सिंपल बन गया हमारे पास क्या, इस सरफेस के ऊपर dx dy, तो इस सरफेस पे dx dy आ गया। तो इस सरफेस ये dx dy डबल इंटीग्रल क्या बताता है, इस पर्टिकुलर सरफेस का एरिया। तो सरफेस क्या है, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, आर कितना है 4, आर स्क्वायर 16, तो 16 पाई इससे आया 16 पाई उससे आया था, तो स्टोक्स थ्योरम दोनों में वेरीफाई हो गई। अब मुझे ये वाला क्वेश्चन में तो देखो सरफेस दी हुई थी, तो हमने ये वाली सरफेस लेके कर दी। मान लो सरफेस नहीं दी हुई और फिर स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करवाए, जैसे हमको बोल देता कि ये वाला जो वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम और एंड इसके साथ में एस नहीं देके ये बोलता कि ये जो स्टोक्स थ्योरम में जो क्लोज करो लोगे ना, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम में एक तरफ में हमको क्लोज करो चाहिए ना, और वो बोल देगा इस ये वाली क्लोज करो जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, ये तो क्लोज करो बोला। अब सरफेस क्या लोगे इसमें, और अभी भी और इतना गारंटी है कि ये वाला इतना चीज़ दे दिया ना तो स्टोक्स थ्योरम से इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना, और देखो वेरीफाई करने के लिए बोलेगा दूसरी साइड निकालनी पड़ेगी, सरफेस मतलब आपको कोई ना कोई लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कौन सी सरफेस लोगे, जब इसने करो दिया है, सिर्फ ये बोल दिया इसने कि ये सी है, तब जो है ना स्टोक्स थ्योरम की ये ब्यूटी है कि इसमें करो जो आप दिया हुआ है उस करो, जैसे ये करो इसको ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, ये सर्कल बनेगा। अब ये सर्कल जो है ना, ये वाला सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मान लो ये वाला सर्कल ऐसे है ना एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये हेमीस्फीयर को भी एनक्लोज कर सकता है। ये वाला जो है एनक्लोजिंग करो है, ये हेमीस्फीयर का एनक्लोजिंग करो भी हो सकता है, ठीक है। यही सर्कल जो है ये इस कोन का एनक्लोजिंग सर्व भी हो सकता है, एनक्लोजिंग कर्व भी हो सकता है। जैसे मान लो ये कोन है, इसका गाइडिंग कर्व जो है वो ये वाला सर्कल दे दिया, ये वाला, तो भी ये कोन भी तो सरफेस है, ठीक है। अब कोन के साथ में मान लो ऐसा कोई पैराबोलॉइड बोल दिया जो मतलब नीचे की तरफ खुलता है ना, और वो पैराबोलॉइड जो है जब इस एक्स वाई प्लेन को कट करता है तो उसका इक्वेशन, उसका जो कट करने के बाद जो क्लोज करो बनता है वो ये बनता है। तो ये सरफेस पैराबोलॉइड भी हो सकती है इस तरह का, है ना, इस तरह का पैराबोलॉइड भी हो सकता है। तो मैं तो ये इनफाइनाइट सरफेस ये वाला कर्व है एज ए उसका एनक्लोज्ड कर्व है जो है बन के किसी भी सरफेस का इनफाइनाइट सरफेसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है कि आप जो मर्जी चाहे सरफेस जो है ना वो चूज करो, वो वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए, बस आप एक चीज़ के लिए बाउंड हो कि कर्व इसको वायलेट नहीं करोगे, कर्व एनक्लोज्ड यही रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप सबसे इजी सरफेस जो ले सकते हैं हम यहाँ पे सोल्व करने के लिए वो हेमीस्फीयर ही ले सकते हैं। हेमीस्फीयर ले लेंगे तो उसका पता भी है हमको, उसका एन कैप आसानी से निकल जाएगी, एन कैप तो निकालना पड़ेगा ना, सरफेस चाहिए उसके लिए। तो सबसे आसानी से कौन भी ले सकते हैं, पैराबोलॉइड भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उनकी इक्वेशन चाहिए होगी आपको, ठीक है।
कौन का इक्वेशन कैसे निकालते हो एनालिटिक ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। वो सब वो मतलब इस सरफेस के अलावा जो भी लोगे ना वो सारी कॉम्प्लिकेट बन जाएगी। तो स्टोक्स थ्योरम में मतलब बोलने का मतलब था कि वो लाइन इंटीग्रल भी कैलकुलेट कर सकते हो बिना सरफेस बताए। वो सरफेस आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे हो और सेम आंसर इसी साइड को है ना ई वाला हेमिस्फीयर लेके कैलकुलेट करोगे तब भी 16 पाई आंसर आएगा। अगर मान लो यहाँ पे इसी सरफेस को एनक्लोज कर रखा होता ये वाला कर्व और साथ में ये कौन होती तो भी ये 16 पाई आंसर आता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रोजेक्शन लेना है ना, प्रोजेक्शन तो यही सर्कल का है वो बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। कुछ कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा जो चीज़ें रह रही है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद।